हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वरुण बेवरेजेस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे हरीश रेणुकुंदा जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का आईपीओस का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम हमारे चैनल में बहुत सारे स्टॉक्स का ऑलरेडी एनालिसिस करके रखे हैं, आप वो सब वीडियोस ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि वरुण बेवरेजेस का बिजनेस मॉडल क्या है। मोस्टली सबको पता होगा कि वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, मेनली सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है। बट यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी पेप्सिको के साथ 1990s से एसोसिएटेड है और एक की प्लेयर है बेवरेज इंडस्ट्री में। और इसके अलावा ये कंपनी पेप्सिको का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पूरे दुनिया में। ये कंपनी पेप्सिको के लिए मेनली कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पैकेज्ड वाटर बनाती है। पेप्सिको ब्रांड्स के जितने भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस और भी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं पेप्सिको के, वो यही कंपनी मेनली बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। वरुण बेवरेजेस एक पार्ट है आरजे ग्रुप का और आरजे ग्रुप इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पिज़्ज़ा हट, केएफसी, क्रीम बेल एंड कोस्टा कॉफ़ी का। वरुण बेवरेजेस का प्रेजेंस 6 कंट्रीज़ में है, जिनमें से 3 हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही हैं, जो है इंडिया, श्रीलंका और नेपाल। और यहीं से इनका 85% टोटल रेवेन्यू आता है और बाकी 15% रेवेन्यू आता है मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से, जो कि अफ्रीका में है। कंपनी का बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसकी वजह से कंपनी अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं। कंपनी का इंडिया में 37 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और 6 इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बहुत बढ़िया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सारा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग आपको एक पॉइंट दिखाना चाहेंगे कि ये कंपनी 55% स्टेक ओन करती है लूनर मार्च टेक्नोलॉजीज़ में, जो कंपनी मेनली पेट बॉटल कैप्स एंड क्राउन कैप्स बनाती है। वीवीएल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें बॉटल कैप्स या क्राउन कैप्स तो लगते ही हैं। मिनरल वाटर बॉटल हो गया या फिर जो बड़े वाले बेवरेजेस के बॉटल होते हैं उनमें बॉटल कैप्स लगते हैं, और जो कांच के बॉटल्स होते हैं बेवरेजेस के उनमें क्राउन कैप्स लगते हैं। तो जिस कंपनी से ये लोग मेनली बॉटल कैप्स एंड क्राउन कैप्स लेते हैं उनका 55% स्टेक यही ओन करते हैं। तो कंपनी ने बहुत ही स्मार्टली अपने बिजनेस को प्लान किया है। नॉर्मली हम लोग ऐसे कंपनी प्रेफर नहीं करते हैं जिनका मेजॉरिटी बिजनेस एक ही क्लाइंट से आता हो, क्योंकि जब किसी कंपनी का मेजॉरिटी बिजनेस एक ही क्लाइंट से आता है तो अगर वो क्लाइंट कंपनी को छोड़ के चला जाए तो कंपनी के सेल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। बट यहाँ पे हम एक पॉइंट दिखाना चाहेंगे आपको कि वीवीएल ने पेप्सी के साथ अपना जो लाइसेंस है उसको 2039 तक एक्सटेंड कर लिया है। मतलब अभी से नेक्स्ट 15 साल एटलीस्ट इस कंपनी के पास ही पेप्सिको का सारा राइट्स रहेगा, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। तो अगर आपको लगता है कि पेप्सिको का जो मार्केट है वो इंडिया में और भी बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू और बढ़ेगा, तो आप श्योर रह सकते हैं कि वीवीएल का जो मार्केट है या रेवेन्यू है वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पे अगर हम कंपनी के एक्सपांशन के बारे में बात करें तो दिसंबर 23 में कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो बन रहा है कंदरौरी, हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे 270 करोड़ का कैपेक्स होगा। इसके अलावा दिसंबर में ही कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ, क्योंकि झारखंड के पटराटू में 450 करोड़ का कैपेक्स करके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे। इसके अलावा यह कंपनी ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज प्लान कर रही है यूपी, महाराष्ट्र और ओडिशा में, राजस्थान के बूंदी में और मध्य प्रदेश के जबलपुर में इनके न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्टार्ट हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के Q2 में। यहाँ तक हमने कर लिया इंडिया की बात। अभी हम देखते हैं कि बाहर ये कंपनी क्या कर रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में ही कंपनी ने 100% स्टेक एक्वायर किया है द बेवरेज कंपनी नाम के एक साउथ अफ्रीकन कंपनी में। पर ऐसा इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि ये जो कंपनी है बेवरेज कंपनी या शॉर्ट में बेवको, इनके पास पेप्सिको का पूरा फ्रेंचाइजी राइट्स है साउथ अफ्रीका में। मतलब जैसे वीवीएल के पास इंडिया में फ्रेंचाइजी है, वैसे ही बेवको के पास साउथ अफ्रीका में फ्रेंचाइजी है। तो वीवीएल ने बेवको को खरीद के पूरा साउथ अफ्रीकन मार्केट कैप्चर कर लिया है। और सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, लेसोथो और एस्वाटिनी में भी इनका फ्रेंचाइजी है। और इसके साथ साथ नमीबिया और बोट्सवाना में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेवको के पास ही है। तो पूरे साउथ अफ्रीकन रीजन में वीवीएल ने अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर लिया है बेवको को एक्वायर करके। और यही नहीं, वीवीएल ने मोजाम्बिक और जोहानिसबर्ग में अपना सब्सिडरी एस्टैब्लिश किया है।
तो वीबीएल का बिजनेस मॉडल हमने देख लिया, अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। करंट प्राइस है 1500 के आसपास, मार्केट कैप है 1,94,000 करोड़ के आसपास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 91.6, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 28.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 35.2%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.78 और पीईजी रेशियो है 1.94। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक वैल्यूड है। नॉर्मली हम पीईजी रेशियो 1 होता है तो बोलते हैं कंपनी फेयरली वैल्यूड है, बट हाई ग्रोथ कंपनीज में हम पीईजी रेशियो को 2 तक कंसिडर करते हैं। डेट कंपनी में कंट्रोलेबल है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई है। खास करके अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें जो है 59.2, उसके हिसाब से तो अभी 91.6 का प्राइस टू अर्निंग बहुत ही हायर साइड पे है। अभी अगर हम लोग कंपनी का ग्रोथ देखें तो 3 साल में ईपीएस ग्रोथ है 76.8%, 5 साल में है 45.8%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 35.5% और 5 साल में है 25.7%। तो ग्रोथ कंपनी में ज़बरदस्त है और शायद इसीलिए स्टॉक को इतना हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है। बट ग्रोथ कितना भी हो, 91 का प्राइस टू अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल में 21.2% है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। अभी अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, बट आप बोलेंगे दिसंबर क्वार्टर का सेल्स तो सितंबर क्वार्टर से डाउन है, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ है। तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल फिर से सोचना पड़ेगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल मेनली डिपेंडेंट किस पे है? बेवरेजेस पे। और बेवरेजेस सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं? गर्मियों में। इसीलिए आपको कंपनी का जो जून क्वार्टर का सेल्स है वो हमेशा हाई देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर। तो ऐसे कंपनी में अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना है तो आपको ऐसे देखना चाहिए कि आप दिसंबर 23 क्वार्टर को दिसंबर 22 क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, तो आपको यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दिसंबर 22 क्वार्टर में सेल्स था 2200 करोड़ के आसपास, जो कि दिसंबर 23 क्वार्टर में हुआ है 2600 करोड़ के आसपास। सिमिलरली अगर आप दिसंबर 2022 से दिसंबर 2021 का रिजल्ट कंपेयर करेंगे, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप दिसंबर 2021 से दिसंबर 2020 का रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। बट हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसे कंपनीज में क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के ज़्यादा कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एज इन्वेस्टर्स आप रिजल्ट्स ज़रूर देखिए, बट मेन जो डिसीजन है वो ईयरली रिजल्ट्स को देख के ही लेना चाहिए। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कंपनी का ईयरली रिजल्ट्स कैसा है। तो कंपनी के सेल्स में हमको एवरी ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर 2020, क्योंकि उस साल हमको पता ही है कोविड की वजह से सब कंपनी का सेल्स डाउन था। तो अगर हम उसको थोड़ा नज़रअंदाज करें तो ये कंपनी एकदम सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी है। सिमिलरली हमको कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी एक सेक्युलर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी अभी ऑल टाइम हाई पे है 23% पे। अभी अगर हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 22%, प्रॉफिट ग्रोथ है 49%, 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 26%, प्रॉफिट ग्रोथ है 47% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 63%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 35%, प्रॉफिट ग्रोथ है 77% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 88%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 22%, प्रॉफिट ग्रोथ है 38% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 114%। तो हिस्टोरिकली कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने ग्रोथ को आउट परफॉर्म करता आया है। नॉर्मली जो हाई ग्रोथ वाले कंपनीज होते हैं उनमें स्टॉक प्राइस अपने ग्रोथ को आउट परफॉर्म करता रहता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कभी कंपनी के ग्रोथ में थोड़ा सा भी रुकावट आता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमको स्टॉक प्राइस में देखने के लिए मिलता है। तो एज एन इन्वेस्टर आप इस स्टॉक में थोड़ा विजिलेंट रहिएगा। अभी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक 63.09% है, एफआईएस का स्टेक 26.58% है, डीआईएस का स्टेक 3.58% है और पब्लिक का स्टेक 6.74% है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक होने के बावजूद पब्लिक का ज़्यादा स्टेक स्टॉक में है नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक प्रमोटर्स और एफआईएस के पास है। बट यहाँ पे हम ये पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो चुके हैं। स्टॉक में स्प्लिट हुआ है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो इसके वजह से शायद नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इतने बढ़ गए हैं। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमको ये पैरेलल चैनल बनते हुए दिख सकता है, जिसका टारगेट निकल के आ रहा है 260 पॉइंट्स। मतलब अगर ये स्टॉक इस चैनल को किसी भी तरफ तोड़ता है तो हमको वहाँ से 260 पॉइंट्स का मूव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरेलल चैनल का जो सपोर्ट लाइन है, स्टॉक ने वहाँ से सपोर्ट लेके एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है
और हो सकता है कि स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे जाए, जो कि है 1562। तो ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन था। बट अगर आपने मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिएगा। अगर स्टॉक हमको कभी भी ये सपोर्ट लाइन के आसपास मिलता है तो हम इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। बट अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा सेकंड टारगेट होगा जो पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस लाइन है वो। और अगर ये स्टॉक रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो हमको वहां से 260 पॉइंट्स का मूव देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है और पैरेलल चैनल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमको ये स्टॉक 1200 से लेके 1100 के लेवल्स में दिख सकता है। क्या ये पॉसिबल है? तो अगर हम स्टॉक का सपोर्ट रेंज देखें तो 1220 से लेके 1180 तक एक सपोर्ट जोन है। तो अगर स्टॉक किसी भी तरह नीचे की तरफ आता है और पैरेलल चैनल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमको 1200 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। बट अभी भी किसी भी तरफ स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो आप अभी कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा स्टॉक को लेके। अगर ये स्टॉक किसी भी तरफ में कोई भी ब्रेकआउट देता है तो हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे हम लोग आपको स्टॉक का वीकली चार्ट और मंथली चार्ट दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाया है, बट जस्ट सी कितना ब्यूटीफुली ये स्टॉक एकदम सीधा ऊपर गया है। मंथली चार्ट में कोई भी डाउनवर्ड ट्रेंड हमको देखने के लिए ही नहीं मिल रहा है। ऐसा स्टॉक प्राइस मूवमेंट हमको तभी देखने के लिए मिलता है जब आप कोई बहुत ही हाई एंड सेक्युलर ग्रोथ वाला कंपनी लेते हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। अभी अगर हम लोग फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो हमको करंट टाइम्स में 2 रिपोर्ट्स एक्टिव देखने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट रिपोर्ट है एक्सिस की तरफ से जिनका टारगेट है 1550 और सेकंड रिपोर्ट है केआर चौकसी की तरफ से जिनका टारगेट है 1732। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो इस स्टॉक के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट आउट करना बहुत ही मुश्किल है। स्टॉक का बिजनेस मॉडल बहुत ही रोबस्ट है, स्टॉक का फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे कंपनीज हमको बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। बट स्टॉक में एक ही नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इतने हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो से मल्टीबैगर रिटर्न बनना बहुत ही मुश्किल होता है। ये स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक है और मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये स्टॉक से बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाया है। बट करंट टाइम्स में स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई साइड में है। पर अगर स्टॉक का ग्रोथ अभी भी मेंटेन रहता है तो शायद यहाँ से भी हमको मल्टीबैगर रिटर्न बनते हुए दिख सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक मल्टीबैगर ही हो। अगर ये स्टॉक मल्टीबैगर ना भी हुआ फिर भी एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंडर स्टॉक हो सकता है हमारे लिए। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए तो हम हमारा एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते, डजेंट मैटर प्रॉफिट में होते या लॉस में होते, हम इस स्टॉक में बिंदास इन्वेस्टेड रहते निश्चिंत होके, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही बढ़िया है और स्टॉक का फंडामेंटल्स और ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है। बट अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो करंट वैल्यूएशन में हम इस स्टॉक में एंटर नहीं करते। हमको लगता है कि अभी मार्केट में बहुत ही अच्छे ग्रोथ वाले कंपनीज अवेलेबल है जिनका वैल्यूएशन इस स्टॉक से काफ़ी रीजनेबल है। तो अगर हमको फ्रेश एंट्री करना है तो हम कोई रीजनेबल वैल्यूएशन वाला कंपनी चूज़ करेंगे जिनका ग्रोथ अच्छा है। बट हमारे चूज़ ना करने से ये स्टॉक खराब नहीं हो जाता, ये स्टिल एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो आई होप आप लोगों के सामने वरुण बेवरेजेस का पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का या किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करें तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।